नमस्कार विद्यार्थियों, ओम एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा प्रकरण है वर्ण विचार। वर्णों के बारे में जानने से पहले सर्वप्रथम हम भाषा के बारे में थोड़ा सा बोध कर लेते हैं कि भाषा है क्या। भाषा मानव के विचारों को पूर्णता एवं स्पष्टता के साथ प्रकट करने के लिए सरल सशक्त शब्दमय साधन को भाषा कहा गया है। अर्थात जो मनुष्य है, मनुष्य के मन में जो भी विचार आते हैं, उन विचारों को पूर्ण रूप से एवं साफ साफ प्रकट करने के लिए हम जिस सरल और सशक्त शब्दमय साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहा गया है। अर्थात मनुष्य की अभिव्यक्ति, अर्थात जो अपने विचार भावों की वो अभिव्यक्ति करता है, अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक वाचिक माध्यम अर्थात बोलकर जो बोला जाए, बोलकर जिसे हम प्रकट करें, वो वाला माध्यम जो है वही भाषा कहलाएगी। मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति को दो प्रकार से व्यक्त करता है, या तो बोलकर या लिखकर। इस आधार पर भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला है मौखिक, अर्थात मौखिक भाषा है मौखिक पक्ष। मौखिक पक्ष जो है सबसे पुराना पक्ष है भाषा का, जिसे भाषा का आदिम या आरंभिक रूप भी कहा जाता है। और मौखिक पक्ष जो है वो अलिखित रूप है, अर्थात सिर्फ बोल कर ही इसका प्रयोग किया जाता था, लिख कर नहीं, इसलिए इसे अलिखित रूप कहा गया है। तीसरा जो है यह अभिव्यक्ति का सबसे समीपस्थ माध्यम है। समीपस्थ अर्थात हम नज़दीक में जो भी वो अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे वो मौखिक रूप से करेंगे। अर्थात दो व्यक्ति जब पास पास में होंगे तो अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से करते हैं, इसलिए इसे अभिव्यक्ति का समीपस्थ माध्यम भी कहा गया है। इसे ही ध्वनि कहा जाता है, क्योंकि मुंह से हम बोलकर अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं और हमारे जो वाग्वय हैं, वाग्वयों से जो ध्वनि प्रकट होती है वह ध्वनि मुंह के रास्ते ही बाहर आती है, इसीलिए इसे ध्वनि भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं भाषा के लिखित पक्ष की, अर्थात जो हमारे द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण किया जा रहा है या जिन शब्द समूहों का हम उच्चारण करते हैं, जब हम उनका एक लिखित रूप सामने लाते हैं तो उसी को लिपिबद्ध रूप या लिखित पक्ष कहा गया है भाषा का। जब हम अपने द्वारा बोले गए शब्दों को लिखते हैं, यह भाषा एवं साहित्य को संरक्षित करने का, अर्थात लिखित पक्ष जो है वो भाषा और साहित्य को संरक्षित करने का और उसे व्यवस्थित करने वाला एक रूप है। इसी लिखित पक्ष के द्वारा हम अपनी भाषा को या साहित्य को संरक्षित कर सकते हैं या व्यवस्थित रूप में ला सकते हैं। तीसरा जो है यह भाषा का समीपस्थ और दूरस्थ दोनों उभय विधि अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। अर्थात हम लिख करके अपने मन के भाव और विचारों को दूर भी भेज सकते हैं और समीप में भी भेज सकते हैं, दोनों प्रकार से। अर्थात यह समीपस्थ भी है और दूरस्थ भी है अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम। अगर हम भाषा के निर्णायक तत्वों के बारे में बात करें जिनका व्याकरण शास्त्र में अध्ययन या अध्यापन किया जाता है, तो वह निम्नलिखित निर्णायक तत्व है। पहला होता है ध्वनि, दूसरा वर्ण, फिर अक्षर, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। इससे बनती है भाषा। अर्थात कहने का मतलब यह है, सर्वप्रथम हम ध्वनियों का अध्ययन करते हैं, फिर वर्णों का अध्ययन करते हैं, उसके बाद अक्षर का वर्णन अध्ययन करते हैं, फिर शब्दों का, पदों का, वाक्यों का, इसके बाद सब पूर्ण मिल करके भाषा का निर्माण करते हैं। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक ऐसी इकाई है जो मनुष्य के मुख द्वारा सार्थक रूप से उच्चारित होती है। सार्थक, हम पहले वीडियो में भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि सार्थकता से क्या तात्पर्य है। सार्थक अर्थात जिनका कुछ अर्थ हो। जब मनुष्य अपने मुंह से सार्थक रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियों का प्रयोग करता है, जिसे श्रोता अर्थात सुनने वाला अपने कर्णेंद्रिय कहते हैं, कानों द्वारा ग्रहण करता है, तो उसे ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि को ही भाषा का लघुत्तम श्रव्य खंड अर्थात सबसे छोटा सुना जाने वाला खंड भी कहा गया है। श्रवणीयता अर्थात सुना जाना ही ध्वनियों का सामान्य गुण है। ध्वनियों को हम सुन सकते हैं, जो इनका सामान्य गुण है, जिसे बोला और सुना जा सकता है, उसी को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के बाद हम आते हैं वर्ण की ओर। स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अर्थात जो स्वर हैं अ, ई और स्वर रहित व्यंजन अर्थात क, ख, ग,
ये जो है ये वर्ण कहलाते हैं। वर्णों को ही भाषा का लघुत्तम दृश्य खंड कहलाता है, अर्थात दिखाई देने वाले। श्रव्य में जो था वो ध्वनि थी, श्रव्य खंड ध्वनि थी, लेकिन दृश्य खंड वर्ण कहलाते हैं। भाषा के दृश्य खंड लघुत्तम सबसे छोटे। दर्शनीयता जो है वर्णों का सामान्य गुण है, जिन्हें देखा जा सकता है, यह वर्णों का सामान्य सा गुण है। वर्णों को बोला जा सकता है, सुना जा सकता है, लिखा भी जा सकता है, पढ़ा देखा जा सकता है। इसलिए वर्णों का लिखित रूप जो है वो चाक्षुष कहलाता है। चाक्षुष मतलब आंखों से जिसे देखा जाए वो चाक्षुष कहलाता है। इसके बाद हम बात करें अक्षर। अक्षर के लिए कहा भी गया है नश्यरति इति अक्षरम, अर्थात जिसका विनाश न हो उसे अक्षर कहा जाता है। देखिए भारतीय दार्शनिक परंपरा है, इसमें जो है अक्षर को नित्य, नित्य अर्थात हमेशा रहने वाला, सार्वभौम, जो हर स्थान पर है, स्वीकार किया गया है। इसलिए इसे ब्रह्मा का पर्याय माना गया है। अर्थात अक्षर जो है ब्रह्मा, ब्रह्मा को अक्षर भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म का भी जो है शरण नहीं होता है, उसी प्रकार से अक्षर का भी शरण नहीं होता है। व्याकरणात्मक दृष्टि से जिस ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक ही आघात में हो जाए, अर्थात बिना रुके हो जाए, उसे अक्षर कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हाँ, ना, जा, आ इत्यादि, ये सब अक्षर कहलाते हैं। अक्षरों के पश्चात हम शब्दों की बात करें तो शब्द क्या है? वर्णों या अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। जब हम वर्णों या अक्षरों को एक क्रम से व्यवस्थित रूप में समूहबद्ध करते हैं तो वो अक्षर कहलाते हैं। शब्द सार्थकता के स्तर पर भाषा की लघुत्तम श्रव्य एवं लिखित इकाई है। सार्थकता अर्थात जो शब्द हैं वो सार्थक होते हैं, उनका कुछ न कुछ अर्थ होता है, इसलिए शब्दों को सार्थकता के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी जो है सुनाई देने वाली एवं लिखित इकाई माना जाता है। अब हम पदों की बात करते हैं। पद क्या होते हैं? वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह, जिसे हम शब्द कहते हैं, का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो उसे ही पद कहते हैं। जब वर्ण या अक्षर जो हैं इनको हम क्रमबद्ध रूप से या व्यवस्थित, क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से एक समूह में जब हम शब्द बनाते हैं तो उन शब्दों का हम अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं और वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, तो वही वाक्य क्या है? पद कहलाते हैं। मतलब वाक्य में प्रयोग कर दिए जाने से जो शब्द है उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त जो अन्य शब्द हैं उनके साथ स्थापित हो जाता है, यही पद है। जो बहुत से हमारे महर्षि हुए हैं, इन्होंने पदों के लिए अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जो है एक हमारे व्याकरण के बड़े प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं भोलानाथ तिवारी, ये कहते हैं कि शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य बना लेने पर उसे पद की संज्ञा दी जाती है। अर्थात भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि शब्द को जब हम वाक्य में प्रयुक्त होने लायक बना देते हैं तो उसे हम पद की संज्ञा देते हैं। इसके पश्चात आता है वाक्य। वाक्य जो है पदों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह जो है, व्यवस्थित समूह जिसे पूर्ण अभिलषित अर्थ की प्राप्ति हो। जो पद हैं, जब हम पदों का एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह बनाते हैं जिससे क्या होता है? पूर्ण अभिलषित, अर्थात जो अर्थ हमें चाहिए, जिस अर्थ की हमें आशा है वो हमें प्राप्त हो, उसे वाक्य कहेंगे। जब अलग अलग पद मिलेंगे, उनका एक व्यवस्थित समूह बनाया जाएगा और उससे हमें उस अर्थ की प्राप्ति होती है जो अर्थ हम चाहते हैं, तो उसे ही वाक्य कहा जाता है। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम वर्णों के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे, उनके भेदों का अध्ययन करेंगे।